बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेब चैनल के प्रोग्राम तालीम सब के लिए के साथ आपका मेज़बान फ़ैसल कमाल पाशा हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ से आप किसी भी उम्र में तालीम हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास वक्त की क़ैद भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक डिस्टेंट लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग शोबा है मास कम्युनिकेशन का, और यहाँ से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, जो आज एक्टिवली अपनी फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, अखबारों में काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं। तो आज स्पेसिफ़िकली हमने इस शोबे से मुतल्लिक हम बात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने हमारे एक गेस्ट हैं उनको मदऊ किया है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 17 साल से एक्टिव जर्नलिज़म प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनाब उबैद अब्रार ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन के अंदर, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि इन्होंने एमफिल किया है हमारी यूनिवर्सिटी से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। जर्नलिस्ट भी हैं और पढ़ाते भी हैं, जर्नलिज़म की तालीम भी देते हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी एज़ अ विज़िटिंग लेक्चर ये काम करते हैं। इनके साथ हम बातचीत का आगाज़ करेंगे, और ख़ास तौर पे आज हमने जिस चीज़ को हम ज़ेरे बहस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले तकरीबन 10-12 साल के अरसे के अंदर हमारी जो अदालती रिपोर्टिंग है उसके ऊपर बहुत फोकस रहा। बड़े बड़े नाम जो हैं वो कन्विक्टेड हुए, सज़ाएं हुई, और बहुत इसके अंदर, और इसमें जो कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा एक एक्टिव पार्ट प्ले किया। उबैद अब्रार ख़ान साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बुनियादी तौर पे एक कोर्ट रिपोर्टर हैं। तो आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया है, इस हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उबैद साहब को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और आपने वक्त निकाला जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। उबैद साहब, सबसे पहले तो आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने आगाज़ किया जर्नलिज़म का, क्या आपकी इंस्पिरेशन थी, क्या आपको किन चीज़ों ने जर्नलिज़म में आने के लिए मुतासर किया? थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जर्नलिज़म का आगाज़ मैंने 2004 में किया, और उस वक्त मैं मास्टर्स कर चुका था अपना मैस कम्युनिकेशन के अंदर। मीडिया से रिलेटेड को थोड़ा सा मुझे खुद भी शौक़ था कि चीज़ों को लिखने का। जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था तो मैं रोज़ एक लेटर टू एडिटर लिख के द न्यूज़ अखबार के अंदर भेजा करता था कि शायद कभी पब्लिश हो जाएगा, बट शायद उस वक्त मेरी ट्रेनिंग नहीं थी जो उस वक्त पब्लिश नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने द न्यूज़ ज्वाइन किया और वहाँ पे काम किया। तो 2004 में मैंने प्रोफेशन को स्टार्ट किया। उसके साथ साथ फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे मज़ीद इसके पढ़ाई की ज़रूरत है। तो फिर मैंने 2008 के अंदर एमफिल मैस कम्युनिकेशन ओपन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, और बहुत सी चीज़ें जो मैंने सिलेबस में उस वक्त नहीं, मास्टर्स लेवल पे नहीं सीखी थी, कुछ मैंने फील्ड में सीखी। फिर यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो यहाँ के जो उस्ताद थे उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई, सिखाई। तो वो जो ट्रेनिंग थी, कुछ ग्राउंड मैंने फील्ड में ट्रेनिंग ली, कुछ मैंने यहाँ उस्ताद से सीखा। उसके बाद फिर फिर चलता चला गया इसके अंदर ही, और आज मुझे तकरीबन को 17 साल हो गए हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। अच्छा उबैद जी, बताइए कि आप माशाल्लाह से एक एक्टिव जर्नलिस्ट भी हैं और आप पढ़ाते भी हैं। ज़्यादा दिलचस्प काम क्या है इन दोनों में से? पैशन तो मेरे जर्नलिज्म का है। अच्छा। जो मुझे पसंद है, जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। जी जी। और पढ़ाने का ख्याल इसलिए मेरे जहन में आया कि जब मैंने देखा कि बहुत सारे जो आ रहे थे नए हमारे फील्ड में जो कोलीग्स आ रहे थे, उनकी कोई ट्रेनिंग की कमी थी कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ टाइम के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने मैस कम्युनिकेशन ओपन कर दिया, बट अनफॉर्चुनेट था कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दे पा रही थी। जी जी। तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना पढ़ाया भी जाए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो वही शेयर भी किया जाए न्यू स्टूडेंट्स के साथ। तो फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसा पढ़ाना शुरू किया। फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ही मुझे चांस दिया यहीं पर आके विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर मैं पढ़ाऊँ और लेक्चर्स दूँ। तो जो कुछ सीखा है कोशिश करता हूँ कि वो जो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं मीडिया को, उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए। क्योंकि हम जो किताबों में चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ और जो फील्ड के अंदर जो जर्नलिज्म है वो टोटली डिफरेंट है।
एक किताब जो है वो एक थ्योरी दे देती है, आपको बता देती है कि आपने इंट्रो कैसे बनाना है, सब कुछ क्या करना है, बट वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं ऑन ग्राउंड में जाके। तो सोचा कि मैंने ये एक्सपीरियंस जो है अपना वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, तो तब से फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात की आपने कि जो फील्ड में जो रिपोर्टिंग होती है, जो प्रैक्टिस होती है जर्नलिज़म, वो बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो एक दफ़ा पढ़ के निकलते हैं तो उनके जहन क्लियर नहीं होते, उनको प्रैक्टिस नहीं आती। तो आप जैसे जो सहाफ़ी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ, तो वो उनको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तरबियत भी दे सकते हैं। अच्छा उबैद, ये बताइए कि आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडियम्स में काम किया? नहीं, मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है सारा प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मुझे काफ़ी मौके मिले, बट मैं नहीं गया कि मुझे लगता है कि मैं प्रिंट के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है अपनी स्टोरी को डेवलप करने के लिए और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। प्रिंट नो डाउट एक ग्रोइंग मीडिया इंडस्ट्री है और बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ पाते, वो टेलीविज़न से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। बट प्रिंट मीडिया की जर्नलिज्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है मेन जो टारगेट है वो है उनके टाइम लाइन, वो बहुत शॉर्ट होती है। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ लानी है, उन्होंने हर वक्त कैमरे के साथ फिरना है, तो उनको बहुत सारे मौके जो वो अपनी दिल से खुशी से करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो प्रिंट मीडिया के अंदर तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका अपना इंटरेस्ट है आप उसको आराम से बैठ के उसके बारे में लिख सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर लिख सकते हैं। अब मेरा कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखूँ जी। तो अगर मैं प्रिंट मीडिया में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँगा, तो शायद मुझे ये मौका ना मिल सके कि मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम कर सकूँ। तो इसी तरह फिर मुझे प्रिंट मीडिया के अंदर ये चांस मिल जाता है कि मैं अपना ये वाला शौक भी पूरा कर लेता हूँ कि जो मैं देखता हूँ कि सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ गलत है, उसको भी ठीक होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं लिखता हूँ। तो इसलिए मैंने प्रेफर ये किया कि मैं प्रिंट मीडिया में कंटिन्यू रखूँ। जी ज़बरदस्त। अच्छा उबैद, आप पर्टिकुलरली कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं और ये तकरीबन आप कह लें कि 2007 में पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई और कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो आपकी जो आपने कोर्ट रिपोर्टिंग स्टार्ट की, तो ये अपने शौक़ से की या आप को चांस इसमें मिला तो फिर आपको मजबूरन ये करना पड़ा? इस बारे में कुछ बताइए। इसमें आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंगली, मुझे इस कोर्ट रिपोर्टिंग का शौक़ तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे बड़ा बोरिंग सा काम लगता था कि आप जाएंगे कोर्ट में और जाके न्यूज़ गैदर करेंगे। बट हुआ ये कि एक दिन हमारा जो रिपोर्टर था वो छुट्टी पे था। जब आप मीडिया में आते हैं तो आपको हर किस्म का काम करना पड़ता है, जब रिपोर्टिंग में है तो आपने सब काम करना ही करना है। तो मुझे भेज दिया गया 11 और पिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि आज आप जाएंगे और वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे नहीं पता था कि कोर्ट रिपोर्टिंग आगाज़ कहाँ से होती है, कैसे खबर ली जाती है। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में गया तो मुझे हर तरफ टाइपराइटर्स की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो मुझे बड़ा एक ना फियर सा हो गया कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं शाम तक अपनी रिपोर्ट को गैदर कैसे करूँगा। क्योंकि फिर वहाँ कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार आज मेरा फर्स्ट डे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से न्यूज़ कैसे गैदर की जाती है। फिर उन दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे आपको कोर्ट के रीडर के पास जाना पड़ेगा, आपने पहले कॉस्ट लिस्ट देखनी है कोर्ट के बाहर, आपने देखना है कि कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जो आपके मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो पब्लिशेबल हैं। फिर उसके बाद आप रीडर से मिलें, आप उससे पूछें कि इसके बारे में जज साहब ने क्या फ़ैसला दिया, नई तारीख पड़ी है, ये जो भी इस पर एक्टिविटी हुई है, डेवलपमेंट जो भी हुई है वो आप वो रिपोर्ट करेंगे। तो बस फिर उन दोस्तों से ही सीखा कुछ। जब काम शुरू किया तो फिर सीखना तो था ही कोई। फिर जो वकील दोस्त थे उनसे मशवरा करने शुरू कर दिए। जब कोई आता था ऑर्डर तो मुझे नहीं पता होता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक होता था, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टिंग की तरह थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है दूसरे की नस्बत। फिर उनसे पूछता था कि ये क्या है, क्लॉज क्या होती हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। तो ऐसा ऐसा फिर उन्हीं दोस्तों से और वकला जो दोस्त थे उनसे पूछ के तो कुछ थोड़ा बहुत सीख गया। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल तौर पे कोर्ट रिपोर्टिंग को सीख चुका हूँ, क्योंकि सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। बस फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कवर किया, उसके बाद फिर मुझे एक दिन हाई कोर्ट भेज दिया गया। तो हाई कोर्ट काफ़ी अर्से पर मैंने कवर किया। फिर एक दिन मुझे चीफ़ रिपोर्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी कल से आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्योंकि उन दिनों पनामा का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर
और तब भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक बड़ी अदालत होती है, वहाँ पे बहुत एक्टिव रहना पड़ता है आपको। पनामा केस की हिस्ट्री क्या थी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अपनी ही को बीट के अंदर अपनी केसेस के अंदर रिपोर्ट कर रहा था, उसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। तो बस फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर केसेस को स्टडी करना शुरू किया, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, जो खबरें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी उनको पढ़ा, ताकि मुझे पता लगे इस केस का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक अभी तक इसकी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते अभी भी सीख रहा हूँ, तो अब कुछ इस काबिल हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत कोर्ट के ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा उबैद, ये बताइए कि आपने जैसे आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि आपने बड़ी डिफरेंट बीट्स के ऊपर काम किया है, तो बाकी बीट्स में और कोर्ट्स की बीट में क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क क्या समझते हैं आप? कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बीट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो सबसे जो मुश्किल रिपोर्टिंग गिनी जाती है वो एक कोर्ट रिपोर्टिंग होती है, दूसरी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होती है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर फैसले को गलत तरीके से आप अपना रिपोर्ट कर दें या उसमें अपने ही कमेंट्स कुछ डाल दें, तो अगले दिन जजेस जो हैं वो आपको बुला लेते हैं। अगर आपने जज के नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको जज साहब भी बुला लें कि आपको मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं पता कि मैं क्या लिखता हूँ। सही। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस लगे हुए होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के केस लगे हुए हैं। अगर मैंने अपनी रिपोर्टिंग के अंदर कोई चीज़ गलत रिपोर्ट कर दी है, तो हो सकता है मुझे जज साहब ना नोटिस बात का नोटिस लें, मगर जो दो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक ना एक नोटिस ले करके मुझे हद तक इज़्ज़त का दावा ज़रूर कर सकता है जी। तो कोर्ट रिपोर्टिंग मेरे ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाला काम है वो कोर्ट रिपोर्टिंग है। अच्छा उबैद, ये बताइए कि हमारे जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं जो अभी जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और फिर आते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टिंग की फील्ड में आएंगे। अब अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन के आंसर में एक सीक्वेंस बताया कि कोर्ट रिपोर्टिंग का सीक्वेंस क्या होता है। मैं चाहता हूं कि आप उसको एलेबोरेटली बता दें। जैसे आपने बताया कि एक काज लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें आपको केसेस की सिलेक्शन करना पड़ती है कि कौन से रिपोर्ट करने हैं कौन से नहीं करने। उसके बाद आप रीडर के पास जाते हैं, जज के कमेंट्स सुनते हैं, वकीलों से बात करते हो। क्या ये एक प्रोसीजर ज़रा हमें बताइए हमारे सुनने और देखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और वो जर्नलिज़म की फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज़रा एक एलेबोरेट तरीके से इसको बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं जो नए आने वाले जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अपने कैरियर एज ए जर्नलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश उर्दू जो भी न्यूज़पेपर उनके पास है। अगर वो इंग्लिश जर्नलिज्म में आना चाह रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें। उससे एक ये होगा कि उनको आइडिया हो जाएगा कि खबर को डेवलप कैसे किया जाता है, क्योंकि वैसे हम लिखना तो जानते हैं, हम सब लोग लिखने जानते हैं, मगर खबर को बनाने की एक टेक्निक होती है। अगर उनका इंटरेस्ट कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर है तो कोर्ट की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब तरीकाकार ये होता है कि जब आप जाते हैं कोर्ट के अंदर किसी भी चीज़ के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जो होती है वो तो उनकी वेबसाइट पे एक दिन पहले अपलोड हो चुकी होती है। हम वहाँ से देख लेते हैं कि आज के दिन में कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसमें से हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंपॉर्टेंट केस को हमने आज पब्लिश करना है, इसको फॉलो अप करना है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में होती हैं, अभी तक उसको वेबसाइट्स के ऊपर नहीं लिखे जा सके वो लोग, तो मैनुअली हर कोर्ट के बाहर एक कॉज नोटिस लगा होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं तो सबसे पहला काम आप यही करते हैं कि वहाँ पे जाके कॉज लिस्ट में देखते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट केस कौन सा है जो हम अपने टेलीविज़न चैनल के लिए, अपने अखबार के लिए, इंग्लिश पेपर के लिए हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर्स के अंदर भी डिफरेंट होता है। आपके बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आप इंग्लिश जर्नलिज्म के अंदर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो केसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जबकि जो उर्दू के जो अखबारात होते हैं उसमें आपको बहुत सारी खबरें देनी होती हैं। जैसे कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं हो रही तो वो SHO के ख़िलाफ़ एक 22A का पर्चा करवा लेते हैं, कोर्ट में एक अपील दायर कर देते हैं कि ये SHO जो है हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे। अब ये वाली जो FIR दर्ज नहीं कर रही उर्दू अखबार के लिए अंदर तो ये पब्लिश हो सकती है, इंग्लिश में शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। तो हम चूज़ करते हैं कि हमने अपने न्यूज़पेपर के लिए, चाहे वो इंग्लिश है या उर्दू, हमने कौन सी खबर को फॉलो अप करना है। अब जब उस केस की बारी आती है तो पहले तो आप कोशिश करें कि आप उस केस के हियरिंग के अंदर बैठें। जब आप बैठेंगे तो आपको उस केस के बारे में पता लग जाएगा कि जजेस के क्या रिमार्क्स थे, उन्होंने क्या डिसीजन दिया। अगर आप उस केस में नहीं बैठ पाए, आपने खुद नहीं सुन सके उस चीज़ को, तो फिर जब कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर आप जाते हैं रीडर के पास। फिर आप उससे पूछते हैं कि इस केस के हवाले से जज साहब का क्या फ़ैसला आया, वो आया उस पर कोई नई तारीख पड़ गई है या कुछ नई डेवलपमेंट हुई है, तो वो आपको एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस हवाले से ये डिसीजन आज आ गया। तो वो फिर आप अपने पास वापस लेके जाएँ
और केस के बैकग्राउंड के साथ उसको रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह जब आप हाई कोर्ट पे जाते हैं तो हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया कि आपको वेबसाइट पे एक दिन पहले पब्लिश हो जाता है कि उनकी कॉज लिस्ट क्या है। हाई कोर्ट के क्योंकि बड़े केसेस होते हैं तो उसमें आप खुद अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कट करना चाहूँगा, सॉरी। ये आपने कॉज लिस्ट बताया, हमारे काफ़ी सारे जानने वाले जो देखने वाले हैं उनको शायद मालूम ना हो कि कॉज लिस्ट क्या होती है, ये ज़रा बता दीजिए। कॉज लिस्ट ये होती है जी, जो कोर्ट के अंदर जो आज के दिन के जो केसेस होंगे, जो जज साहब ने सुन रहे हैं, हियरिंग के लिए रखे हुए हैं, उसकी एक सारी लिस्ट, एक डिटेल आपके पास मौजूद होती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कॉज लिस्ट के अंदर 70-80 केस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि वो कितने केसेस आज के लेंगे। तो आपको वहाँ से मेन कॉज लिस्ट ये होती है कि पता लग जाता है कि आज इस कोर्ट के अंदर कितने केसेस हैं जो सुने जाएंगे, कौन कौन से केसेस हैं, किसके खिलाफ केसेस हैं, दो पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें से आपको केस नंबर भी मिल जाता है। फिर आपने उस केस नंबर के हवाले से आपको उसका बैकग्राउंड लेने के लिए अगर आप रीडर के पास जाते हैं तो आप उसको बताते हैं केस नंबर ये है, मुझे इसके हवाले से इसकी डिटेल दी जाए। वहीं से आप रीडर से उसके वकील के बारे में भी जान सकते हैं कि इस केस का वकील कौन है। फिर आप वकील से भी बात कर सकते हैं उस केस के हवाले से कि इस केस में क्या डेवलपमेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो कॉज लिस्ट ये चीज़ होती है कि जो डेली की जो एक्टिविटी कोर्ट की होती है कि आज के दिन में कितने केसेस जज साहब सुनेंगे, उसको हम कॉज लिस्ट कहते हैं। अच्छा उबैद, आपने जैसे कि बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो एक प्रैक्टिस है कि वो अपनी कॉज लिस्ट जो है वो जारी करते हैं वेबसाइट के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जहाँ पे ट्रायल चलता है, और फिर वो सारी बेस जो किसी भी केस की होती है, मुकदमे की, वो बेसिकली तो ट्रायल कोर्ट होता है। तो मुझे आप ही बता रहे थे कि बाज़ जर्नलिस्ट जो हैं वो एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो केसेस के आज की तारीख में कौन कौन से केसेस जो हैं वो आएंगे, तो इस बारे में बताइए कुछ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद करवाई। होता ये है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं स्पेशली, तो जितने भी जर्नलिस्ट जो रेगुलर कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो सबके अपने पास एक डायरी ज़रूर रखते हैं। उस डायरी का मकसद ये होता है कि अगर हमें किसी केस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितने ट्रायल केसेस होते हैं सारे वहीं पर ही होते हैं, बड़े से बड़े लोग भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश हो रहे होते हैं, तो उसमें डायरी मेंटेन करने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कब है। जी। जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको ये पता होता है कि इस केस में अभी तक कितनी हियरिंग हो चुकी हैं। जी जी। जब आप रेगुलर डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो नेक्स्ट इसकी डेट क्या डली है, वो इसलिए हम लिख लेते हैं ताकि हम उस नेक्स्ट डेट के ऊपर उस दिन कोर्ट में मौजूद हों। जी। अगर हम डायरी मेंटेन नहीं कर रहे तो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर एक कोर्ट तो होती नहीं है, बहुत सारी कोर्ट्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी कोर्ट्स के अंदर एट अ टाइम फिर सकें और हर केस को देख सकें। जी जी। तो जब हम डायरी मेंटेन करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा न्यूज़पेपर जो है, हमने इस केस को पहले भी फॉलो किया है, हमने इसको मज़ीद फॉलो करना है। तो हमें पता होता है कि आज के दिन कॉज लिस्ट अगर हम नहीं भी देखते तो हमें ये पता होता है कि आज के दिन कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है। जी जी। तो हम चले जाते हैं वहाँ पे जाके कॉज लिस्ट देखे बगैर ही। तो डायरी मेंटेन करने का ज़रूरी इसलिए है आपके अपनी नॉलेज के लिए। जी बिल्कुल, कि आपको पता हो कि किस दिन क्या केस हो रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमने इसको मज़ीद फॉलो करना। अच्छा, आपने एक बात की कि एक्यूरेसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर, और छोटी सी गलती जो है उस पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी मिल सकता है और आप के ऊपर केस भी हो सकता है। तो इस एक्यूरेसी के बारे में बताइए कि एक्यूरेट कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए क्या आपके प्रिकॉशंस होते हैं, क्या एहतियात आप करते हैं उसके लिए? एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको केस की हिस्ट्री ज़रूर मालूम हो, उसमें क्या डेवलपमेंट हो चुकी है आपको उसके बारे में मालूम हो। फिर आपको कोर्ट रिपोर्टिंग का, कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज हो आपको, और अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो कोई ऐसी होती नहीं कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, तो फिर हम वकला से पूछते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप उस केस के वकील से रब्ता करें और उससे पूछें कि ये जज साहब के जो रिमार्क्स हैं या जो फैसले में ये जो चीज़ आई है इसके बारे में वो डिटेल में आपको बता सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप ख़बर को डेवलप कर रहे हैं तो उसको बहुत इत्मीनान से, आराम से डेवलप करें। जल्दबाजी में डेवलप नहीं कर सकते आप कोर्ट रिपोर्टिंग की किसी भी खबर को। उसकी वजह ये है कि जहाँ आप जल्दी करेंगे और आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि हम जितने लोग हैं मैस कम्युनिकेशन करके मीडिया के अंदर आते हैं, लॉ तो हम पढ़ते नहीं हैं। अगर किसी ने लॉ पढ़ी भी होगी तो उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, शायद भूल चुका होगा। तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कोर्ट की, आपको उसके बारे में पता लगता जाएगा। तो एक्यूरेसी के लिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो उस केस के जो वकला हैं आप उनसे बात करें,
उनसे पूछें, फिर अपनी खबर को क्रॉस चेक करें अपने कोलीग्स के साथ जी, जो सेम केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उनसे क्रॉस चेक करें शाम को कोर्ट ख़त्म होने के बाद कि यार इसमें कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। और जब आप ये काम करते हैं तो फिर आप काफ़ी हद तक कोशिश आपकी ये होती, काफ़ी हद तक इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं कि आप गलती की जो गुंजाइश बाकी रह जाती है वो ख़त्म कर सकते हैं आप। उसके बावजूद भी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा वर्कलोड ज़्यादा होता है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर टेलीविज़न के हवाले से बात करें हम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग की, तो उनके पास तो वक्त बहुत ही कम होता है। तो उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी होती है, टिकर चल रहे होते हैं टेलीविज़न के अंदर। तो अगर एक दूसरे चैनल का टिकर कुछ सेकंड्स पहले भी चल गया है तो रिपोर्टर की सख्ती आई होती है, वो बेचारा भाग रहा होता है, किसी से टिकर ले रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है कि हर बंदा हर कोर्ट के अंदर मौजूद हो। तो फिर हम ये करते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से दोस्त से गैदर कर लेते हैं कि यार उस केस के अंदर आप बता दें क्या हुआ। तो अगर उस रिपोर्टर ने गलती की है और आपने उसने आपको गलत टिकर दे दिए हैं और आपने तस्दीक किए बगैर वो टिकर चला दिए, तो एक डिज़ास्टर होगा आपके लिए। आपको ऑफिस से भी प्रेशर आएगा, फिर आपको कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर आएगा। तो मेरी प्रैक्टिस तो ये है कि मैं खबरें ज़रूर दोस्तों से लेता हूँ, पूछता हूँ उनसे, मैं भी उनको खबरें देता हूँ, बट उसको क्रॉस चेक ज़रूर करता हूँ। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि ये एक टीम वर्क भी है कोर्ट रिपोर्टिंग, कि आप ह्यूमनली आप सारी कोर्ट्स के अंदर बैक वक्त तो नहीं जा सकते। तो फिर आप आपने एक हल्का बनाया होता है कुछ दोस्तों का, आप उन जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आप फिर वो बांट लेते हैं कोर्ट्स एक दूसरे के साथ। इस बारे में बताइए। उसमें ऐसे ही हम लोग करते हैं कि हमारे जो ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, जिनके ऊपर हमें पता होता है कि इनमें से कोई ऐसी शरारत भी नहीं करेगा और इनका एक्सपीरियंस भी है कोर्ट रिपोर्टिंग का, तो हम कोर्ट्स को डिवाइड करते हैं। सही कि यार आज के दिन में यही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हमने जाना है तो सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के अंदर मैं सब जगह पे तो एट अ टाइम नहीं मौजूद हो सकता। तो आज इस कोर्ट रूम के अंदर आप जाएं, इस कोर्ट रूम के अंदर आप जाएं, इसमें मेरा काम है। तो फिर हम ये करते हैं कि आज उस कोर्ट रूम के हवाले से जो केसेस होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती है, जैसे ही वो कोर्ट्स का टाइम ख़त्म होता है तो आप आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बावजूद भी हम सब दोस्त ही, हमने यही अपना एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस, कि उसको क्रॉस चेक करते हैं खबर जी। माइट भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई हो, या किसी मेरे दोस्त से सुनने में कुछ चीज़ गलती हो गई हो, तो उसको क्रॉस चेक करते हैं। उसके केसेस के जो वकला हैं उनसे रब्ता किया जाता है, जजेस के जो रीडर हैं जी उनसे रब्ता किया जाता है। जज साहब ने अगर कोई फ़ैसला सुना दिया है तो फ़ैसला तो एक दिन के बाद आता है, जो स्टैंप के साथ आता है जज साहब की। तो फिर हम को रीडर के पास जाते हैं कि रीडर से पूछते हैं कि रीडर साहब आज का जो फ़ैसला था उसकी कोई कॉपी अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है या अभी जज साहब की साइन कॉपी नहीं पड़ी हुई तो वो हमें दिखा दें। कच्ची कापी हम जिसको कहते हैं अपनी आम ज़बान में। वो कच्ची कापी देखने के बाद हमारी खबर जो है वो कंफर्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम खबर को पब्लिश करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा उबैद, आपने एक बात की कि ट्रेनिंग जो है हमारे ये एक अलमिया है कि हमारे तकरीबन तमाम शोबाजात के अंदर ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान है और इसमें कोर्ट रिपोर्टिंग। आप क्या समझते हैं कि कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, कोर्ट रिपोर्टिंग क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सिलेबस के अंदर स्पेसिफिक कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से कोई बात नहीं बताई जाती। सही, उसमें एक ओवरऑल रिपोर्टिंग के हवाले से बता दिया जाता है कि आपने इंट्रो ऐसे बनाना है, 5Ws 1H को पूरा करना है, बट ख़बर की तस्दीक कहाँ से करनी है जी, ये कोई नहीं बता सकता जी। हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोर्ट रिपोर्टिंग क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसके लिए ट्रेनिंग ना सिर्फ ऑन फील्ड, मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ को ज़रूर एक पोर्शन होना चाहिए और किसी कोर्ट रिपोर्टर एक्सपर्ट को बुलाया जाए, उनके लेक्चर्स विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर उनको बुलाया जाए, उनके लेक्चर्स बच्चों को दिए जाएँ कि कोर्ट रिपोर्टिंग कैसी होती है। क्योंकि होता ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें टेलीविज़न के अंदर और अखबारों के अंदर ही क्राइम और कोर्ट का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जी। टेलीविज़न के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम देखा जाता है वो प्रोग्राम था शबीर तो देखेगा जी 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 कि क्राइम के अंदर क्या एक्टिविटी हुई, तो लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। इसी तरह क्योंकि अब आजकल कोर्ट का बहुत सारे स्पेशल केसेस चल रहे हैं, पॉलिटिकल सारे केसेस कोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्ट रिपोर्टिंग। अब होता ये है कि ना यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग हो रही है ना ऑन फील्ड ट्रेनिंग है। जितने हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स आती हैं वो सारे खुद ही सीखते हैं, कुछ सीनियर से सीख लिया, उन्होंने कोई चीज़ गाइड कर दी, कुछ वो क्लास से सीख लिया,
तो मुझे नहीं अभी तक याद कि मैंने कोई प्रोफेशनल कोई कोर्ट रिपोर्टिंग कोई ऐसी कोई वर्कशॉप मैंने अटेंड की हो जिसमें वकला ने ही आगे बताया हो कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि शायद टाइम की कमी है सबके पास, या हम इस तरफ जाते ही नहीं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं खुद पर्सनली फ़ील करता हूँ कि मुझे भी अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कोर्ट रिपोर्टिंग कैसे होती है। जी। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स दिए जाएँ स्पेशली कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, और फिर यूनिवर्सिटीज़ ही अरेंज कर लें बेशक, या बाहर के इदारे इस्लाम जैसे बार्स हैं, वकला के जो बार बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, वो उनके साथ मिल करके इस तरह के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए जाए जर्नलिस्टों के, कि उनको बताया जाए कि रिपोर्ट कैसे किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मेरे जहन में आई कि चलें, एक तो है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, लेकिन जनरली भी आपका जो मुल्क है इसका आइन क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यहाँ के लॉज़ के बारे में एक अवेयरनेस तो होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको कम से कम ये अवेयरनेस तो आ जाती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या डिज़ाइन होने चाहिए कि वो जाएं? और ये अभी जो आपने बात की कि बार्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं या इस तरह से जो सीनियर वकला हैं उनको बुला के लेक्चर्स का एहतमाम किया जाए, और एक तो उससे ये होगा कि जो हमारे तालिब इल्म हैं उनको लॉ की अवेयरनेस होगी, और दूसरा जो कोर्ट रिपोर्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं उनको भी एक अवेयरनेस मिलेगी। इस बारे में फैसल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो भी हमारे स्टूडेंट मीडिया के अंदर आना चाह रहे हैं वो पढ़ें जी, बुक्स को पढ़ें, अखबारात को पढ़ें। जी जी। अगर वो जर्नलिज्म एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान पीनल कोड को भी पढ़ें, पाकिस्तान के आइन को भी पढ़ें, वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ें, पाकिस्तान के वेदर्स के बारे में भी पढ़ें, हर चीज़ के बारे में पढ़ें। जी जी। क्योंकि जब आप मीडिया के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप स्पेसिफिक नहीं होते। जी जी। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन हमारा कोर्ट रिपोर्टर छुट्टी पे था और मुझे कोर्ट भेज दिया गया, और उसके बाद बस फिर मैं कोर्ट रिपोर्टर की तरफ ही आ गया। इसी तरह ही क्राइम के अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि लाल मस्जिद का ऑपरेशन चल रहा था और एक दिन हमारा क्राइम रिपोर्टर छुट्टी पे था और मुझे लाल मस्जिद के ऑपरेशन पे भेज दिया गया कि आज से आप कवर करेंगे। तो क्योंकि मैं उसको पढ़ रहा था, उसको फॉलो अप कर रहा था, तो मुझे पता था कि इसमें चल क्या रहा है। जी। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख भी नहीं सकते। सही। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि इल्म होना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान के आइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मीडिया में आते हैं तो आपको किसी भी फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, आप जो सीनियर्स हैं उनसे राब्ते में रहें, उनसे सीखें। और वैसे जैसे अभी हमने कहा कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप का फुकदान तो हमारे यहाँ बहुत है। जी जी। तो जब ये चीज़ें होंगी तो हम अब जो नई आने वाली लॉट है उनको तैयार कर पाएंगे मीडिया में आकर। अब होता ये है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग का फुकदान हमारे पास चल रहा है, हमारे जितने भी टीवी के जो रिपोर्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर हमको सेशन कंडक्ट करवाना भी चाहें जी जी जी, तो उनके पास पूरा दिन कैमरे के साथ उन्होंने फिरना है। आज अभी अगर कोर्ट से निकले हैं तो कोर्ट से निकलने के बाद हो सकता है उनको किसी फैशन शो में भेज दिया जाए जी कि जाएँ जी अब यहाँ पर भी कवरेज करके आ जाएँ। हमारे पास क्योंकि मैन पावर जो है वो लिमिटेड होती है जी, तो क्योंकि टाइम की कमी है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी जी, कि कि वो अपने जितने भी रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का है या सिटी का रिपोर्टर है या कोर्ट का रिपोर्टर है या क्राइम रिपोर्टर है, उसकी ट्रेनिंग सेशन करवाएं। जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो खुद ही ट्रेनिंग सेशन करवाएं। अच्छा उबैद, आपने एक बात की कि हमारे जो मीडिया का एक बहुत बड़ा कंटेंट है वो या तो पॉलिटिक्स होती है या उसके बाद होती है कोर्ट की रिपोर्टिंग होती है और क्राइम की रिपोर्टिंग होती है। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि पॉलिटिकल और जुडिशल रिपोर्टिंग जो है वो मर्ज कर जाते हैं आपस में, पॉलिटिकल नौइयत के केसेस आ जाते हैं। तो अब मतलब वो सियासत भी है और अदालत भी है, तो सारा कुछ एक साथ मिक्स हो रहा होता है और सारा कुछ चल रहा होता है, तो मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के केसेस आते हैं तो कोर्ट के अंदर की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और हो रही होती है, और यही जब जितने सियासतदान हैं ये जब बाहर आते हैं तो ये मीडिया टॉक्स करते हैं और फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट्स और सब सारी चीज़ें। बाज़ दफ़ा जो केस की जो प्रोसीडिंग है वो दब जाती है कि आज के केस में क्या हुआ, जज साहब के क्या रिमार्क्स थे या क्या डेवलपमेंट थी उस केस की। जो सियासतदान हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं, वो फिर हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती है। मुश्किल तो होता है, बट जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक टीम वर्क है, टीम के तौर पे सारे लोग काम करते हैं, तो उसको मैनेज तो फिर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप आ गए हैं मीडिया के अंदर
तो बस फिर आपने सारे काम करने हैं। अच्छा उबैद, वक्त की किल्लत है, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। वन लास्ट क्वेश्चन कि इंजॉय कर रहे हैं अभी आप कोर्ट रिपोर्टिंग को? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये पैशन था कोर्ट को, पैशन था जर्नलिज्म जी। तो जब जर्नलिज्म ही पैशन है तो फिर उसमें कोर्ट रिपोर्टिंग किया है या स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग किया है। जब काम करना है तो फिर सारे काम प्रॉपर सीख के करते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा कि जो जर्नलिज़म है इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे शोबे हैं और स्पेशलाइजेशन होती है बाकायदा। कोई कोर्ट्स की रिपोर्टिंग करता है, कोई इकनॉमिक रिपोर्टर है और कोई इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। तो मुख्तलिफ़ शोबे हैं इसके अंदर और हमारे जो तालिब इल्म हैं जो अभी जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं वो इनमें से अपनी पसंद के मुताबिक और अपने शौक़ के मुताबिक किसी भी शोबे का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन उबैद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और यही चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ें, आप अखबारात को पढ़ें और आप बुक्स को पढ़ें, जिससे आपके बैकग्राउंड नॉलेज में इजाफ़ा हो तो आप किसी भी मौजू के ऊपर बात करने के काबिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।